ओके अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ना एक चीज बताई थी, मैं इसमें ही बता रही हूँ कि जो ओपन चेन है ना वो कन्वर्ट होती रहती है अल्फा और बीटा फॉर्म में, याद है? साइक्लिक फॉर्म थी आपकी। यस मैम। है ना? और मैंने कहा था बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, 64% मिलता है, और अल्फा फॉर्म मिलता है गुड इवनिंग तस्लीमा। अल्फा फॉर्म 36% और ओपन चेन लेस देन 0.5%। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे जो ये बेसिकली रोटेशन चेंज हो रही है, अल्फा से बीटा में जा रही है, इक्विलिब्रियम में है जो ये, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। तो आप एक काम करो, म्यूटा रोटेशन की ना डेफिनेशन लिखो। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है, लिखो स्पॉन्टेनियस चेंज इन बेसिकली क्या होता है ना, रोटेशन भी चेंज होती है इनकी। मतलब अगर मैं बोलूं ये 1 डिग्री होता है, और इसका मेरे को याद नहीं है, मैं आपको देख के बताऊंगी। 52 पॉइंट समथिंग होता है ये, आई थिंक। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बता दूंगी। ठीक है, लिख लो पहले डेफिनेशन। स्पॉन्टेनियस चेंज इन specific rotation spontaneous change in specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value is known as म्यूटा रोटेशन। ये ना आपसे पूछ सकते हैं, मतलब उसमें नहीं आएगा, बोर्ड्स में नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव में हो सकता है पूछ ले। तो म्यूटा रोटेशन ध्यान रखना है, और जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं वो सारे के सारे म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। बेसिकली स्पॉन्टेनियसली उनकी स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज होता है। ऑब्वियस ही बात है, जब अल्फा से बीटा में चेंज होगा तो उनकी रोटेशन में भी चेंज होगा। तो ये जो रोटेशन में चेंज होने को ही क्या बोला गया है, उसको एक टर्म दे दिया म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मुझे ना एक चीज और बताना, तुम कहाँ लिखूं मैं? हाँ, यही लिख देती हूँ। अगर मैं बात करूं बच्चे, एक बार ये मैं इरेज कर रही हूँ, है ना? अगर मैं यहाँ पे डी ग्लूकोज बनाऊं स्ट्रक्चर, एक बार देखना क्या मैंने सही लिखा है, देखना एक बार। ठीक है, डी ग्लूकोज बना रही हूँ मैं, बच्चा जल्दी आया करो, 8 मिनट लेट हो तुम सारे के सारे। तो बताओ ये मैंने स्ट्रक्चर सही बनाया है? डी ग्लूकोज का जो मैंने पिंक से बनाया है ना, येलो वाले को मैं इरेज कर दूं अगर सभी ने म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन लिख लिया है तो? बताना एक बारी। यस मैम। यस मैम लिख ली। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये आपको मैंने बताया था ये डी ग्लूकोज है, राइट? डी कैसे पता चला? मैंने कहा था अगर लास्ट सेकेंड कायरल कार्बन को आप देखते हो, अगर OH राइट हैंड साइड पे है तो आप उसको क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। तो एल क्या होगा? एल क्या होगा बच्चे? यहाँ पे क्या होगा? OH क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, है ना? यही होएगा ना? बताओ, हमने किससे इसको बेसिकली रेफरेंस यूनिट क्या ली थी हमारी? ग्लिसरॉल्डिहाइड ली थी, है ना? उसी से हमने कंपेयर करके बोला था, तो एल ग्लूकोज होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाकी कार्बन है, लाइक देखो ना, 1 2 3 4 5, क्या 2 3 4 5 की जो क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन है, क्या वो सेम रहेगी एल ग्लूकोज में? मतलब OH अगर यहाँ राइट पे है तो क्या एल ग्लूकोज में राइट में आएगा? बताओ, कभी पढ़ा है ये वाली चीज? नहीं पढ़ी क्या? अभी मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल। यहाँ पे ना आप गलती कर सकते थे, तभी मैंने आपको बता दिया। देखो, डी और एल ग्लूकोज आप सिर्फ लास्ट वाले कायरल कार्बन को देख के बता सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि डी और एल में बाकी सारे सेम रहेंगे, 2 3 4 5 सेम, सॉरी 2 3 4 सेम रहेगा, सिर्फ 5 वाला चेंज आएगा। नहीं, आप ऐसे नहीं बता सकते। आप सिर्फ ये बता सकते हो कि डी कैसे बताओगे और एल कैसे बताओगे। डी कैसे बताओगे? अगर राइट साइड पे OH है सेकेंड लास्ट कार्बन पे, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आप एल बोलोगे। तो आपको बच्चे ध्यान रखना है, जो डी और एल ग्लूकोज होते हैं वो आपस में मिरर इमेजेस होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है इस बार ये क्वेश्चन आएगा, एक बार आया था उसके बाद नहीं आया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको एक बार लिख लो। क्या है ये आपस में? बच्चे ध्यान से देखोगे ना तो आपको मिरर इमेजेस दिखेंगे, दिख रही हैं?
यस मैम। तो आप लिखो डी एंड ग्लूकोज क्या है, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जिसको आप इनेंशियोमर भी बोलते हो, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जिसको आप इनेंशियोमर भी बोलते हो, ठीक है। और जो अगर मैं बात करूं डी और डी की, मतलब अगर मान लो आपके पास दो डी हैं तो वो होते हैं डाइस्टीरोमर। मैंने याद है ना सुबह बताया था, C1 एनोमर बताया था, C2 एपीमर बताया था, C4 एपीमर। यस मैम आपने बताया। आपस में डाइस्टीरोमर थे। लेकिन अगर डी ग्लूकोज है और एल ग्लूकोज है तो ध्यान रखना वो क्या होंगे, मिरर इमेजेस, ठीक है। कहीं पता चले आप लोग इस वाले को तो चेंज करा दो और बाकी उसको एज इट इज रखो, नहीं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेना। अब मेरी तरफ से कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया। ओके मैडम। चलो अभी मैं आ रही हूँ अपना उस पे क्या नाम है, अमाइनो एसिड्स पे। कहाँ गया अमाइनो एसिड्स? एक बार के लिए तो मैं डर जाती हूँ, ये ओपन बोर्ड का ना पता नहीं चलता, डिलीट कर देता अपने आप ये चीजें। चलो ठीक है, चलो। तो अमाइनो एसिड प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं ना। तो देखो ना प्रोटीन्स क्या होते हैं आपके, अमाइनो एसिड्स ही होते हैं। तो देखो एक बार जल्दी से एनसीईआरटी की लाइनिंग रीड कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। ध्यान से सुनते जाना, ये कंप्लीट करवा दूंगी मैं आज। अगर ध्यान से सुनोगे तो सारा समझ में आएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर देखा ना तो गया फिर ये सारा अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन्स क्या है बच्चे, आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। चीफ सोर्सेज आपको दे रखे हैं कहाँ कहाँ पे होता है प्रोटीन, मिल्क में, चीज में, पल्सेस, पीनट, फिश मीट एक्सेट्रा। दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ. They are also required for growth and maintenance of body. The word protein is derived from Greek word proteos, which means primary or of prime importance. And ये देखो, all proteins are polymer of alpha amino acid. अगर आप अमीनो एसिड्स को जोड़ दोगे, अगर आप बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएंगे, आपके प्रोटीन बन जाएंगे। तो प्रोटीन पॉलीमर्स हैं और अमीनो एसिड्स क्या हैं बच्चे आपके, बताओ, मोनोमर हैं। तो मैं क्या यहाँ पे लिख दूं ये वाली लाइन कि अमीनो एसिड्स क्या हैं तुम्हारे बच्चे, मोनोमर हैं, और इन्हीं मोनोमर यूनिट को कंबाइन करके क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो आवाज आ रही है क्या सभी को, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है यार, ये लिख दो, प्रोटीन्स के नीचे ऐसे लगा के एरो लगा के मोनोमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। अच्छा, तो अमीनो एसिड्स बच्चे आपको अलग अलग मिलते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स भी होते हैं, बीटा अमीनो एसिड्स भी होते हैं, गामा अमीनो एसिड्स भी होते हैं, डेल्टा अमीनो एसिड्स भी होते हैं, लेकिन हमें उसका कोई काम दाम नहीं है यहाँ पे। हमें सिर्फ मतलब है अल्फा अमीनो एसिड से। जितने भी आप यहाँ पे अमीनो एसिड्स में आपको सिखाऊंगी, आप देखना वो सारे के सारे अल्फा है। अल्फा कैसे बोलोगे, देखो COH क्या है, एसिडिक ग्रुप है, इसके साथ वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा होता है। और अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ, NH2, इसलिए इसको क्या बोला गया, अमीनो एसिड्स। यहाँ पे NH2 ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है, इसी को क्या बोला गया, अमीनो एसिड्स। और यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे RH भी हो सकता है, यहाँ पे R आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पे R एराइल ग्रुप भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग अमीनो एसिड्स बनेंगे, जो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप अपने बोर्ड्स का एग्जाम देने जाओगे बेशक छोड़ जाना, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जब अपीयर होगे तो आपको सारे अमाइनो एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर ये होता है। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल रट्टा मार लो, रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। आगे चलो। यस मैम। चलो, उसके बाद बच्चे कुछ प्रॉपर्टीज हैं अमाइनो एसिड्स की, तो वो आपको पता होनी चाहिए। वैसे इतना नहीं पूछा जाता, उसमें आ सकता है, आपके बोर्ड्स में आ सकता है। मैं आपको बताते हुए चलूंगी आपके बोर्ड्स के लिए भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो कलरलेस होते हैं अमाइनो एसिड्स, कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल्स की तरह दिखते हैं। वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल क्यों होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों होता है, क्योंकि आयनिक इन नेचर होता है। अभी मैं आपको ज्विटर आयन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ वाला पॉइंट है वो क्या, बिहेव लाइक अ सॉल्ट, ठीक है। सोल्ट की तरह बिहेव करते हैं। सोल्ट का मतलब समझते हो क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे अगर आप करते हैं तो उसको हम सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से ही हमारा क्या आया, यहीं से देखा गया
कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या बनाते हैं, ज्विटर आयन बनाते हैं, या आप बोल सकते हो डाइपोलर आयन। डाइपोलर का मतलब दो पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या आपका सिंपल एक अमाइनो एसिड से, मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं है कि यहाँ पे मैंने कौन सा अमाइनो एसिड लिया, ग्लाइसिन लिया, एलानिन लिया, वेलिन लिया, कुछ नहीं बताया, जस्ट। और अगर मेरी स्पीड ज्यादा लगे तो बता देना, है ना, अगर मेरी स्पीड ज्यादा लगे तो बता देना। मैंने यहाँ पे आर लिखा है ना, अभी मैंने कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया कि ये वाला अमाइनो एसिड है। तो बच्चे देखो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ऑर्गेनिक है, समझने की कोशिश करना। अब अपन ना ऑर्गेनिक की तरफ चल पड़े हैं, ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है ना, और इसके पास क्या है, COH के पास H है, तो ये क्या करेगा, देखो ना, ये लोन पेयर इस H को ले सकता है, बोलो ना, बताओ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है ना फॉर डोनेशन। तो NH2 यहाँ पे अपना बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है, तो इसने H को ले लिया और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर गया, है ना। तो क्या बन गया आपका, देखो एक्वस सॉल्यूशन में ये हो रहा है, अपने आप हो रहा है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चे आपका, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, NH2 प्रेजेंट है, अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वहां पे 200% क्या बनेगा बेटा, ज्विटर आयन बनेगा, ठीक है। अभी ना एक मैंने यहाँ पे वैसे क्वेश्चन भी अटैच कर रखे हैं, आप देखोगे जब उसको सॉल्व करोगे, 2 दिन की छुट्टी है ना, आराम से करना, है ना। और कार्बोहाइड्रेट का भी जिन्होंने नहीं किया ना वो भी कर लेना, है ना। देखो अभी क्वेश्चन कैसे आएगा ना, आपको 4 मॉलिक्यूल दे देंगे, ध्यान से सुनना, आपको 4 मॉलिक्यूल दे देंगे। अब वो आर कुछ भी हो सकता है, एराइल, एल्काइल, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये चेक करना है क्या उनमें NH2 और COH है। अगर ये दोनों हैं, या कोई और एसिडिक ग्रुप हो सकता है SO3HO, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, ये आप वहां पे पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, अमीन वाली रिएक्शन में पढ़ोगे, जो आपका अमाइन चैप्टर है ना वहां पे, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको क्या बोला जाएगा, इनमें से बता दो कौन सा अमाइनो एसिड है जो ज्विटर आयन बनाएगा। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि उस मॉलिक्यूल में NH2 और COH प्रेजेंट है, अगर है तो वो पक्का ज्विटर आयन बनाएगा। और ध्यान रखना, वो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ना वो अवेलेबल होने चाहिए फॉर डोनेशन, मतलब कहीं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया तो फिर वो भैया ये वाले लोन पेयर H के पास जाके अटैक नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझे तुम, या फिर से समझाऊं, क्या ये मेरी बात समझे या फिर से समझाऊं, बोलो। मैम समझा, आ गया। क्या बोला मैंने, Yes, कौन ma'am, एक्सप्लेन समझ गए। करेगा। पर फिर से बता दीजिए, थोड़ा डाउट है। हाँ जी भूमिका क्या बोल रहे हो। मैम एक एक बार बार और फिर से बता दीजिए, थोड़ा सा डाउट है इसमें। ठीक है, ये बताएंगी कौन एक्सप्लेन करेगा, मुझे बताओ कौन साम्या है क्या यहाँ पे, कौन एक्सप्लेन करेगा, अंकुश करेगा, इशिका करेगी, कौन करेगा, जानवी करेगी, ये यश तुम्हारा तो हो गया ना चैप्टर, एक्सप्लेन करो मैम करो। हो तो गया, लेकिन अमीनो वाला, अमाइन वाला, ये मतलब कि ये वाला टॉपिक मेरा भी क्लियर नहीं है पूरा अच्छे से। मेरा बस वो एक न्यूक्लिक एसिड वाला और ये जो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है ये वाला अच्छे से। देखो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको कहीं ये मिलता है ना, इधर देखो ध्यान से, ऐसा कुछ मिलता है, समझ रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, अमाइड है, बोलो ना। Yes, CONH2 ma'am. क्या होता है, अमाइड Yes, लिंकेज होता है ma'am. ना। अगर कहीं पे आपको ऐसे मिला तो आप ये नहीं बोल सकते कि ज्विटर आयन बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके लोन पेयर ऑलरेडी भैया रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना। हमें ऐसे वाला नाइट्रोजन चाहिए जिसके लोन पेयर फ्री हो भैया, देने के लिए हो, मतलब हाइड्रोजन H+ को इजिली ले ले। अगर वो खुद ही डीलोकलाइज हो जाएगा तो H+ को क्या उठा के लाएगा वो। अब समझ गए, अब तो समझ गए ना मेरी बात। हाँ जी अब तो बोल दो भाई। यस मैम, अब क्लियर है। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी का बेसिक कैरेक्टर देख रहे हो, ऑर्गेनिक हिली हुई है यश तुम्हारी, रेगुलर रहना क्लास में जब ऑर्गेनिक कराऊंगी, मतलब जब तुम किसी का बेसिक कैरेक्टर चेक करो, अगर आपको ये बताना है कि कौन ज्यादा बेसिक है या नहीं है, तो आपको ये चेक करना है बच्चा कि मान लो सपोज नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कब अच्छा बेस कहलाएगा, जब उसके पास लोन पेयर है वो भैया आसानी से दे दे, तभी वो अच्छा बेस कहलाएगा ना, लुईस बेस। अगर मान लो उसके लोन पेयर ऑलरेडी
ऑलरेडी कहीं पे डीलोकलाइज हो रहे हैं तो वो कहाँ से दे देगा किसी को। सपोज इसकी रिएक्शन मैं एसिडिक मीडियम में करवा दूं, अब आप क्या बोल सकते हो कि ये नाइट्रोजन के लोन पर इस पर अटैक मारेगा? नहीं, वो भैया ऑलरेडी डीलोकलाइज में जा चुका है। समझ रहे हो? तो ये वाली छोटी छोटी चीजें हैं, अभी से पढ़ना इनको शुरू कर दो। तभी मैं बायोमोलिक्यूल पहले नहीं करवाती हूँ स्टूडेंट्स को, मैंने कभी भी नहीं करवाया, मैंने इससे पहले भी पढ़ाया है तो मैंने कभी बायोमोलिक्यूल्स पहले नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक चाहिए होती है, बेसिक ऑर्गेनिक एटलीस्ट। चलो कोई बात नहीं, अब तो याद नहीं रह गया, थोड़ा सा ही है। आगे आओ, आगे आओ, सबको दिख रहा है ना? चलो मैम। जो मैंने बातें बोलती हूँ ना, लिख लिया करो कहीं पे, चाहे कैसे भी लिख लिया करो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, फ्रेंच में लिखो, कैसे लिखो, लिख लिया करो। In zwitterine form, amino acids show amphoteric behavior as they react both with acid and base। क्या बोला कि जो zwitterine बन गया ना तुम्हारा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं कि ये तुम्हारा zwitterine बन गया, तो ये zwitterine है बच्चे, इसका नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है बच्चा और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो पहला पॉइंट ये है ना। सेकेंड पॉइंट पे आओ, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन नहीं है, ग्लाइसिन है, इसको ठीक कर लो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब समझे? कोई बताएगा मुझे इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी हम अल्फा अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, या आप बोल सकते हो सारे के सारे क्या है? कायरल है। कैसे? चल देखो, ग्लाइसिन का वैसे मैं अभी स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी, लेकिन अभी क्योंकि ये हमारे सामने आ गया तो ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारे बोर्ड के लिए और तुम्हारे नीट के लिए। जेई में तो नहीं आएगा इतना इजी, और नीट में आया हुआ है। कैसे देखना है एक बारी, देखो ये यूनिट तो फिक्स होती है, एक कार्बन के साथ NH2 लगा होता है और COH और एक H, ठीक है। ये डिफाइन करता है कि R क्या है। ग्लाइसिन में एक्चुअली ना R ही क्या होता है? H होता है ना। और मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको सिखाया था, कोई भी कार्बन कायरल कार्बन कब होता है? जब उसके पास चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों, लेकिन यहाँ तो बेटा दो सेम लगे हुए हैं। तो ये कैसा है? एक, ये कैसा है? एक कायरल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है, ध्यान रहेगा। बाकी सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और कायरल होते हैं। आगे आओ, आगे क्या बोल रखा है आपको? मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैव L कॉन्फ़िगरेशन। जब हमने उसमें देखा था कार्बोहाइड्रेट्स में, तो सारे के सारे मोस्टली D वाले होते थे, लेकिन अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? मोस्टली आपको मिलेंगे L कॉन्फ़िगरेशन के। L का मतलब क्या हुआ कि अगर NH2 लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन का होगा बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड, L कॉन्फ़िगरेशन का होगा। ये क्लियर हो गए 3 पॉइंट। और इससे पहले जो मैंने समझाया था, अभी तक किसी को कोई डाउट तो मुझे बता दे, क्योंकि अभी मैं आपको लर्न करवाने वाली हूँ सारे अमाइनो एसिड्स। तो थोड़ा अपना कान वगैरह खोल के बैठ जाना और अपनी नोटबुक वगैरह खोल के बैठ जाना, ठीक है, ताकि जब नोट्स पढ़ो समझ में आए कि मैम ने क्लास में क्या करवाया था, कहीं पता चले सारा साफ। चलो उसके बाद आओ, सुन रहे हो ना सारे के सारे? Yes, ma'am. ठीक है, पानी पीते रहना बीच में, पानी पीते रहना, क्योंकि अभी तुम कुछ नहीं, आगे चलो बाद में बताऊंगी। अभी देखो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, है ना। क्या लिखा हुआ है एक बार? एनसीईआरटी का है ये, इसको रीड कर लेते हैं फटाफट से। अमाइनो एसिड्स को बच्चे क्लासिफाई किया हुआ है बेसिकली एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, है ना। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। डिपेंड किस पे करता है कि अमाइनो एसिड कौन सा है। तो बच्चे अगर तो ध्यान से देखो, इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब अगर मान लो 2 NH2 ग्रुप लगे हैं और 2 COH ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल है। अगर ज्यादा वो भी मैं समझाऊंगी, टेंशन मतलब भी समझाऊंगी। अगर ज्यादा अमाइनो ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है कार्बोक्सिल से, तो हम उसको बोलते हैं बेसिक। अगर ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप है तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? एसिडिक। क्लियर है? आगे मैं इसके वो भी बताऊंगी स्ट्रक्चर जब हम सीखेंगे ना कैसे इसको समझना है। ओके, उसके बाद आगे देखो क्या लिखा हुआ है? द अमाइनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज इन बॉडी, जो बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और जो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं बच्चे उनको बोलते हैं हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो टोटल हम ना बच्चे यहाँ पे
टोटल हम यहाँ पे 20, वैसे तो टोटल 23 है। एक मिनट मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ ना, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, देयर आर 23 नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स, लिख सकते हो यहाँ पे। देयर आर 23 नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स, है ना। अभी ना आपके एनसीईआरटी के बुक में है टोटल 20। अभी आपके एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं फिलहाल, है ना। 3 हो गए होंगे और डिस्कवर। तो देखो ना, 10 यहाँ पे होते हैं एसेंशियल और 10 होते हैं आपके नॉन एसेंशियल। तो हमें ये लर्न करना पड़ेगा। पहले ही बता रही हूँ, हमें ये पता होना चाहिए कि 10 एसेंशियल कौन से हैं। भैया अब एग्जामिनर ना कुछ भी उठा के दे देगा, समझ रहे हो। एनसीईआरटी में जो है उसका मन करेगा कुछ भी उठा के दे देगा, तो हमें सब कुछ पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलो, ये है एनसीईआरटी का स्निप, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। देखो एक बार ध्यान से देख लो, यहाँ पे सारे देखो ना, टोटल 20 है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको। और जहाँ पे ये स्टार वगैरह लगे हुए हैं ना, हाँ बच्चे स्ट्रक्चर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, सेमी जैसा कुछ नहीं है, सेमी जैसा कुछ नहीं है। 10 एसेंशियल पढ़ो, 10 नॉन एसेंशियल, खत्म कहानी। सेमी जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो ना, स्टार जहाँ पे लगा हुआ है ना बेटा, वो क्या है, सारे एसेंशियल। अभी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ करने की, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, हो सकता है सेमी हो, लेकिन हम ऐसे ही देखते हैं बेटा। अनामिका 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, ठीक है। तो एक बार देख लो कैसे कैसे है, फिर मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। एक बार जल्दी से निहार लो इनको, ठीक है। हम पानी पी लेते हैं। अभी ना ये बच्चे जाएंगे नहीं कहीं पे भी, मैं पहले बता रही हूँ। निहार लिया, चलो आगे चलो। ट्रिक टू रिमेम्बर इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मैंने पता है कब सीखे अमीनो एसिड्स, 12th में तो छोड़ के गई थी मैं ये वाला चैप्टर, पता है तुम्हें ये बात। 12th में मैं ये वाला चैप्टर करके ही नहीं गई थी, क्योंकि तुम तो जेई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना। मैं तो नहीं करके गई थी, मैं तो सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही पढ़ती थी। तो वहां पे ये नहीं आता था, और ना ही पता नहीं बताया भी होगा किसी टीचर ने, अभी याद नहीं है। तो एक्चुअली ना मेरे मास्टर्स में था ये वाला चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स। तो तब तो भाई पढ़ना था, है ना। नहीं पढ़ते तो फिर क्रैक कैसे करते एग्जाम, तो फिर हाँ तो पढ़ना पड़ा। तो तो ये क्या कहते हैं, जिनसे मैंने पढ़ा था उन्हीं टीचर ने बताया था। एक्चुअली मैं अपने वही वाले नोट्स लेके आई हूँ आज, है ना, क्योंकि कहीं और मुझे मिला नहीं। और ये वाला गूगल पे भी दे रखा है हर जगह, पीपीटी टिम होल। आप ध्यान रखना, देखो कैसे करोगे एक बार मैं आपको बताती हूँ। हाँ ये हर जगह ये है, मतलब गूगल पे आपको मिलेगा हर जगह प्राइवेट टिम होल। तो हमें भी वही बताया, अब टीचर भी तो गूगल से ही देखता है ना। क्योंकि बुक में नहीं दे रखा है कहीं। तो ट्रिक टू रिमेम्बर एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैसे याद रखोगे बच्चा, पीवीटी टिम होल, है ना, इसको आप ध्यान रखना। अब देखो पी से क्या है, पी से है फिनाइलएलेनिन, देख लो एक बार आराम से। फिनाइलएलेनिन, वी से वेलिन, टी से थ्रियोनिन, टी से थ्रियोनिन, टी से ट्रिप्टोफैन, आई से आइसोल्यूसिन, एम से मिथियोनिन, एच से हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन, एल से ल्यूसिन और एल से लाइसिन। अभी तो मुझे पता है थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट एक दो बार करोगे हो जाएगा। तो ये सारे 10 के 10 क्या बच्चे एसेंशियल हैं, और बाकी जो 10 बच्चे हैं वो सारे के सारे नॉन एसेंशियल है, ठीक है। और हमें इसका स्ट्रक्चर भी करना है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगे मैं बता दूंगी, उसको तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना। और जो मैं कहूंगी सिर्फ पढ़ लेना, उनको याद रटने की नींद नहीं है। चलो बच्चे आगे चलते हैं। देखो एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है मैंने। सबसे पहले एलिफेटिक अमीनो एसिड्स, एलिफेटिक अमीनो एसिड। एलिफेटिक क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी मैम, ओपन एंड क्लोज। हाँ देखो ना, एलिफेटिक में कोई चेन नहीं होती है, जबकि आपका जो एरोमेटिक होता है उसमें आपका बेंजीन रिंग होता है ना, बना होता है। तो देखो ना कैसे याद रखोगे। सबसे पहले हम ये ध्यान से देखना, मैं सच बोल रही हूँ ध्यान से देखना, वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। एलिफेटिक अमीनो एसिड्स को कैसे ध्यान रखोगे,
ग्लेशियर्स, इसकी तो ट्रिक भी मुश्किल है, मुझे तो इसकी ट्रिक भी इतनी बकवास लगती है, बट क्या करूं, ये एक मिला मुझे। ग्लेशियर्स इन अलास्का विक्टोरियसली लोकेट आइसोलेटेड पोलर्स। क्या बोल दिया ने, ग्लेशियर्स एक दो बार लगेगा मुश्किल, फिर हो जाएगा। ग्लेशियर्स इन अलास्का विक्टोरियसली लोकेट आइसोलेटेड पोलर्स। ठीक है, तो ये रहेगी ट्रिक। इसके अलावा कोई और अच्छी मिले तो वही कर लेना, मुझे यही मिली है। ठीक है, अब ग्लेशियर्स का मतलब क्या है बच्चे, ग्लाइसिन, ध्यान से सुनना। एला मतलब अलास्का, मतलब ये वो वाला वो नहीं है, क्या बोलते हैं वो, एलेक्सा नहीं, एलेक्सा से भी कर सकते हो अगर याद आता है तो तुम्हें। एलानिन, विक्टोरियसली वैलिन है, लोकेट से ल्यूसिन है, आइसोलेटेड से आइसोल्यूसिन है, प्रोलर से प्रोलिन है। हो गया, हो गया याद, बताओ हो गया क्या याद, या मुश्किल लग रहा है? सो तो नहीं गए मैम सारे? थोड़ा टाइम लगेगा। नो मैम, याद हो गया। देखो अभी ना अपने मन में रिवाइज करो। ग्लेशियर्स इन अलास्का विक्टोरियसली लोकेट आइसोलेटेड रोलर्स, बस खत्म। ठीक है, करना ही पड़ेगा, है ना। चलो अभी ना हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो ना, मैंने यहाँ पे ये वाली चीज तो सब में कॉमन बना रखी है कि एक कार्बन पे एक H है, NH2 और COH। देखो ना सब पे देख पा रहे हो सारे, एक कार्बन पे COH है, NH2H, कार्बन पे NH2 COH, सब में सेम है। ठीक है, जो ये नीचे वाला पोर्शन मैंने खाली छोड़ा सिर्फ वहां पे चेंज आएगा। याद है ना, मैंने ये बताया था आर वाले पोर्शन में चेंज आएगा। आर जैसे जैसे चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा अमाइनो एसिड भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, करें आगे। आज Yes, तो मैं yes. तुम्हारी 10 साढ़े 10 तक क्लास लूंगी, क्योंकि कल अपनी छुट्टी है, मजे से सोएंगे रात को, तो अभी पढ़ते हैं, है ना। चलो देखो बच्चे, ग्लाइसिन में क्या होता है, यहाँ पे H होता है। इजी है ये, इसको याद करना मुश्किल नहीं है, जल्दी बताओ। और सबके कायरल कार्बन भी देखते जाना बेटा, क्या क्या है। कायरल कार्बन पे क्वेश्चन है, कायरल कार्बन पे क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे अमाइनो एसिड से। एलिनिन में क्या होता है, H को हटा के CH3 लगा दो। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या करोगे। वैलिन में क्या करोगे, 3 H है, एक H को ऐसे ही रखो और 2 H को रिप्लेस करके बच्चे क्या लगा दो CH3 लगा दो क्या लगा दो, CH3। ल्यूसिन में क्या है, ध्यान से सुनते जाओ। ल्यूसिन में एक एक्स्ट्रा कार्बन आ जाएगा बस, CH2। ठीक है, CH2 C, और एक H को हटा के CH3 लगा दो। पहले जल्दी से इसको माइंड में बिठा लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। क्या किया बेटा मैंने ग्लाइसिन में क्या है, H, एलेनिन में H को हटा के CH3, वेलिन में क्या है, एक H को 2 H को हटा के 2 CH3, ल्यूसिन में क्या किया, एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया, है ना, और उस H को हटा के क्या लगा दिया मैंने, CH3 लगा दिया। क्लियर हुआ, बताओ बताओ बताओ। यस मैम। यस मैम। चलो इसको कैसे करोगे, यहाँ देखो, इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें CH2 नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना, एक CH3 लगाओ, या एक काम करो, आइसोल्यूसिन को ना वेलिन से आप रिलेट कर सकते हो, वो ज्यादा इजी रहेगा। दोनों CH3 एज इट इज रहने दो, और H की जगह क्या लगाओगे, एक सेकेंड CH3H को ऐसे रहने दो, और CH3 की जगह आप लगा दोगे CH2 CH3। कल बच्चे नवमी की छुट्टी है। ठीक है, क्या बोला मैंने, आप आइसोल्यूसिन को वेलिन से कंपेयर करो, CH3 और H एज इट इज रहने दो, और CH3 के आगे बस कुछ नहीं करना, बेसिकली यहाँ मिथाइल ग्रुप था, यहाँ इथाइल ग्रुप लगाना है। ठीक है, और ये होता है प्रोलिन। प्रोलिन ऐसा दिखता है। ठीक है, प्रोलिन ऐसा दिखता है, 5 मेंबर रिंग होता है, ये याद रहे। ठीक है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना कायरल कार्बन कौन कौन से इसमें। अब जल्दी से हम फटाक से देखते हैं बेटा कायरल कार्बन कौन कौन से। मैं ना पिंक वाला कलर लेती हूँ। देखो ग्लाइसिन तो तुम्हारा एक कायरल है ना, 2 ग्रुप सेम हो गए। और एलेनिन में ये वाला कायरल कार्बन देखो, मैं स्टार बना रही हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो। हाँ जी बोलो बेटा, दिख रहा है सबको? यस मैम। वेलिन में क्या है, एक ही कायरल कार्बन है, इसको मत बोल देना, सी वाले को मत बोल देना, क्योंकि 2 CH3 ग्रुप सेम है ना। अच्छा इसमें आओ, इसमें भी ये वाला कायरल कार्बन एटम है और कोई नहीं है, क्योंकि कार्बन पे 2 H है तो ये वाला कायरल नहीं है। यहाँ कार्बन पे 3 CH3 है तो ये भी क्या है, कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ पे आओ बच्चा, आइसोल्यूसिन में एक तो ये वाला कायरल है और एक ये वाला है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे भी 4 डिफरेंट लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हो। तो एक मिथाइल, एक इथाइल, एक H और एक पूरा ये ऊपर वाला। ठीक है, और प्रोलिन में क्या है, ये वाला कायरल है। कैसे
देखो ना, एक पे H लगा हुआ है, एक पे COH लगा हुआ है और एक पे ये रिंग लगी हुई है। ये आप इसको भी देख सकते हो ऐसा, एक पे COH एक पे H, और यहाँ पे जाओगे तो C, यहाँ पे जाओगे तो नाइट्रोजन। तो ये भी क्या है बच्चा, कायरल है। क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको साथ साथ बताते चलो। क्लियर हो गया ये सारा? नहीं क्योंकि अभी टाइम लगेगा आपको, तो एक दो बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप रात को सोने से पहले एक बार इसको रिवाइज करके सोना। आगे चलो, अभी हमें देखना है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन से। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज। क्या बोला मैंने, पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज। ठीक है, तो देखो ना कैसे करोगे, ये सब कुछ सेम है, ये वाली जगह चेंज होगी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, फिनाइल एनालिन है यानी कि एक फिनाइल होगा यहाँ पे। देखो ना, एलेनिन क्या था, सिंपल है, एलेनिन पता चल गया ना, एलेनिन क्या था, CH3 था। अभी क्या है, फिनाइल एलेनिन है, तो एक H हटा के फिनाइल लगा दो, बस खत्म। ठीक है, ये क्या, टायरोसिन, बिल्कुल सेम डिट्टो फिनाइल एलेनिन जैसा होगा, बिल्कुल डिट्टो। बस सिर्फ एक फर्क आएगा, यहाँ पे आप OH लगा देंगे, यहाँ पे आप OH लगा देंगे, ये बन गया आपका टायरोसिन, है ना। इसको मत करना याद, ट्रिप्टोफेन को याद मत करना। मेन आपको फिनाइल एलेनिन ध्यान रखना है और टायरोसिन याद रखना है। ठीक है, हो जाएगा। ये वाला तो इजी था। पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज, बताओ ना, ये इजी था क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, झूठी वूठी हाँ मत भरना बस। अगर भरोगी भी तो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें ही लर्न करना पड़ेगा, है ना, मैं तो कर चुकी हूँ। अब आगे करो, एल्कोहल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, मतलब बेसिकली हम वो वाले अमाइनो एसिड्स देखना चाहते हैं जिसमें एल्कोहलिक ग्रुप हो, है ना, OH हो। तो कैसे करोगे, एल्कोहल इज अ सीरियस ट्रीट, ये आपकी ट्रिक है। ट्रिक भी महान महान है इसमें तो। एल्कोहल इज अ सीरियस ट्रीट, सीरियस का मतलब सीरीन, ट्रीट का मतलब थ्रियोनिन। सीरियस का मतलब सेरीन, ट्रीट का मतलब थ्रियोनिन। कुछ नहीं करना, देखो ना, कुछ नहीं करना, इधर देखो, सब कुछ वैसे का वैसे। सीरीन में CH2OH होता है और थ्रियोनिन में क्या होता है, H एज इट इज रहने दो, OH एज इट इज रहने दो, एक H को हटा के CH3 लगा दो, बस खत्म, बस खत्म। बस इतना ही याद करना था आपको। ठीक है, एक बार ना आप ना सल्फर वाले भी ग्रुप याद रखना कि किसमें सल्फर होता है। ठीक है, तो सिस्टीन ऐसा होता है जिसमें सल्फर होता है। ठीक है, सिस्टीन और मिथियोनिन होता है, सल्फर होता है उसमें। एक बार आया हुआ है वो क्वेश्चन, JEE में आया हुआ है, वो भी नीट में नहीं आया हुआ। अरे क्या बातें कर रहे हो, मैं भी देख लूं कि क्या बातें। मेरे से बनवा लेते मैम, मेरे से बनवा लेती आप मैम ट्रिक्स। कोई नहीं मिश्वा, तुम बाकी सबको दे देना अगर तुम्हें इससे बेटर आती है तो। ठीक है, मेरे को तो यही आती थी। चलो आगे आओ। उसके बाद है एसिडिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, राइट। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, देखो ये आपको ना यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एक्चुअली ना मैंने देखा था ट्रिक वगैरह, तो उसमें ना क्या थी, सिर्फ 10 अमीनो एसिड को याद करने की ट्रिक थी, है ना। 10 अमीनो एसिड को याद करने की ट्रिक थी, बट मुझे आपको सारे बताने थे क्योंकि JEE में ना सारों के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन। और JEE में आया तो भैया नीट वाले कहाँ पे पीछे रहेंगे, फिर वहां पे भी पहुंचेगा वो, है ना, वो भी लेवल अपना ऊपर करेंगे, अप करेंगे। तो मैं चाहती हूँ सारे पता हो तुम्हें। उसके बाद है बच्चे एसिडिक अमीनो एसिड्स में क्या है, देखो वही है, अगर COH ग्रुप ज्यादा है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये तो भैया रट लो इसको, इसको तो मत भूल जाना। एसिडिक वाले अमीनो एसिड, एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इसको मत भूल जाना। ग्लूटामिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड कैसे याद रखोगे, देखो ना, एस्पर्टिक एसिड में क्या है, सब कुछ सेम, बस CH2COH आ जाएगा। ग्लूटामिक में क्या होगा, एक CH2 और ऐड कर दो बीच में, CH2COH, बस खत्म, इजी है। एस्पर्टिक और ग्लूटामिक, एस्पर्टिक और ग्लूटामिक, ये है एसिडिक अमीनो एसिड्स। उसके बाद है बेसिक अमीनो एसिड्स, जिसमें NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे। इसके एग्जांपल है लाइसिन, लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, लाइसिन क्या है, CH2 का 4 है, मतलब CH2 बेसिकली 4 CH2 की यूनिट है और उसके साथ लगा हुआ है NH2। आर्जिनिन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्जिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, CH2 की 3 यूनिट लगी हुई है और एक ये यूनिट लगी हुई है, देखो ना ध्यान से, NHC डबल बॉन्ड NH NH2, NHC डबल बॉन्ड NH NH2, इसको क्या बोलते हैं हम, देखो क्या लिखा हुआ है, ग्वानिडीन यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, ग्वानिडीन यूनिट। और ध्यान रखना आर्जिनिन सबसे ज्यादा बेसिक अमीनो एसिड होता है,
अगर आपसे पूछे कि लाइसिन या आर्जिनिन या सारे अमाइनो एसिड्स में सबसे बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे आर्जिनिन होता है। क्या इसका रीजन सुनना चाहते हो या ऐसे ही ठीक है? क्योंकि अगर रीजन सुनोगे पता चले कंफ्यूज ना हो जाओ। बताओ। मैम सुनना चाहते हैं। चलो भाई, समझ में आए तो ठीक है, वरना कोई वो नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखो, बेसिक का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन दे सके, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे देने वाला ये है और ये है ना, और यहाँ पे भी देने वाला ये है, और यहाँ पे भी हम देखते हैं कैसा है। तो देखो ना, इधर ये नाइट्रोजन क्या करेगा, डीलोकलाइज में पार्टिसिपेट करेगा, डीलोकलाइजेशन में, और ये भी भैया अपना डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि ये वाला नाइट्रोजन भी इस वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और ये वाला नाइट्रोजन भी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। लेकिन इसमें भैया कोई ऐसा ग्रुप नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला, तो कौन ज्यादा बेसिक हो गया? बताओ बताओ। यही हो गया? समझ में आया क्या या ऊपर से गया? हाँ मैम आ गया। देखो ना, उसने क्या किया इन दोनों नाइट्रोजन ने डीलोकलाइजेशन करके इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। बढ़ा दी का मतलब ज्यादा अवेलेबल है ना फोर डोनेशन, जबकि इसके पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला। ठीक है, तो ध्यान, ठीक है, ओके। और वैसे भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास लोन पेयर है, तो ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा ना, तो वो अपना चार्ज फटाक से न्यूट्रलाइज करवाएगा, तो वही पहले रिएक्ट करेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, ये मैंने स्टार में क्या लिखा हुआ है, या मैंने स्टार में लिखा हुआ है ऑल अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट प्रोलिन। क्या लिखा है? ऑल अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट प्रोलिन। देखो कैसे, इधर देखो, मैं दोबारा प्रोलिन का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ आपको, इधर आओ। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या कहीं पे आपको दिख रहा है, क्या कहीं आपको दिख रहा है ये अल्फा अमीनो एसिड से नहीं है? देखो ना, ये अल्फा कार्बन है, बीटा है, देख पा रहे हो? तो प्रोलिन आपका अल्फा अमाइनो एसिड्स नहीं है, अमाइनो एसिड नहीं है। इतना क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो बोलो किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा। क्या नाम है इनकी, और ध्यान रखना कायरल कार्बन का ध्यान रखना। ठीक है, आइसोल्यूसिन में 2 कायरल कार्बन एटम है, बाकी सब में एक एक है, ग्लाइसिन में एक भी नहीं है। ग्लाइसिन इज अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव, व्हाइल ऑल अदर अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल इन नेचर। ठीक है, प्रोलिन आर नॉट अल्फा अमाइनो एसिड्स, रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। चलो आगे चलो। हाँ, और आर्जिनिन ध्यान रखना मोस्ट बेसिक है। आगे आओ, अब यहाँ पे आ जाओ। अभी आपका अमाइनो एसिड खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी देखो, मैंने आपको बताया था ना ज्विटर आयन एम्फोटेरिक नेचर का होता है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेसिक के साथ भी करता है। तो देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सोल्यूशन, पीएच मतलब बेसिकली अगर आप पीएच चेंज करोगे ना, तो आपका जो ज्विटर आयन है, यानी कि जो ये वाला है आपका ज्विटर आयन, वो 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या बोला मैंने? अगर आप पीएच को कम ज्यादा करोगे तो आपका ज्विटर आयन जो है 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पहली फॉर्म देखो कैसा है, इधर देखो पहले ध्यान से, ये वाली फॉर्म है ना, RCHNH2CO नेगेटिव, है ना। तो आप टेंशन ना लो, वो आपको अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बना के देंगे सब कुछ, सिर्फ कंसेप्ट देखो। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, CO नेगेटिव है और NH2 है। ठीक है, तो मान लो मैंने इसमें क्या किया, पीएच को कम कर दिया, सॉरी हाँ, पीएच को मैंने कम कर दिया, बेसिकली H+। आपको पता है ना पीएच कम करने का मतलब क्या, H+ कंसंट्रेशन बढ़ाना, पता है ना ये चीज? बोलो। यस मैम। क्योंकि पीएच क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ H+ होता है ना। तो पीएच कम करने का मतलब क्या है, H+ को बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, जैसे आप H+ की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, आपको डिसाइड ये करना है क्या ये NH2 जाके बेटा अटैक मारेगा इसके ऊपर, या ये O नेगेटिव जाके अटैक मारेगा। तो सोच के बताओ कौन अटैक मारेगा, NH2 या CO नेगेटिव? थोड़ा अपना GOC यूज करो GOC यूज, फिर नहीं तो मैं बताती हूँ। NH2 जाके अटैक मारेगा H+ को, OH को मत देखो, वो अभी दूसरी कंडीशन है, वो बेसिक कंडीशन है, अभी H+ पे ध्यान दो। NH2 जाके अटैक मारेगा CO नेगेटिव, बताओ। NH2 करेगा, क्योंकि आपने यहाँ देख लिया। वो क्यों करेगा? क्योंकि बच्चे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। यहाँ पे आपकी GOC भी चल रही है साथ साथ, इन पॉइंट्स को लिख लो, काम आएगा।
क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा नाइट्रोजन से, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो भैया वो इलेक्ट्रॉन को अपने आप पास खींच के रखेगा, है ना। जबकि नाइट्रोजन की एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन अटैक करेगा और क्या बना लेगा, देखो ना क्या बनाया, NH3+। सबको क्लियर हो गया इतना, बोलो हाँ जी, क्लियर हो गया क्या? चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे चलो। फिर देखो आपने और ज्यादा एसिडिक कंडीशन बढ़ा दी, मतलब और ज्यादा H+ की कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो क्या होगा, अब तो ये नाइट्रोजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब तो ये अवेलेबल नहीं है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये भैया O- जाके अटैक मारेगा और ये बन जाएगा। क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, बताओ। हाँ जी, ऑर्गेनिक का फोबिया निकल रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्या बता रही हूँ? और बता दो। ठीक है, डरना नहीं है, ऑर्गेनिक बहुत अच्छी होती है, दोस्ती कर लो उसके साथ। चलो आगे चलो, अब चलते हैं हम उल्टा, यहाँ से उल्टा चलते हैं। तुमने क्या, हाँ बोलो। हाँ जी, हम जब आप पढ़ते थे तब कैसे आपकी ऑर्गेनिक थी? तब कैसे याद रहती थी? मैम ऐसा आपकी ऑर्गेनिक कैसी थी? हाँ, मेरी तो बहुत बकवास थी 12th में। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी भी हो, मतलब कहने का मतलब है, मेरे को सब पता था कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो मैं वैसे ही अपनी प्रिपरेशन कर गई थी, लेकिन मेरा कंसेप्ट वाइज थोड़ा हिली हुई थी मैं, मतलब तब पता नहीं था ना क्या होता है ऑर्गेनिक, बाद में सीखी हूँ मैं तो ऑर्गेनिक। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी ना, तब से सीखने लगी हूँ मैं ऑर्गेनिक में चीजें, है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग अभी से सीख लो, मेरी वाली गलती ना यस हो, मैम। है ना, मेरी वाली गलती ना हो, है ना। चलो ठीक है, जल्दी आओ एक बार। मैम आपको हो गई गलती, हाँ जी, 12th पास आउट हो गया तो गलती हो चुकी है। कोई बात नहीं, अभी नहीं होगी, जब हम GOC करेंगे, है ना। एक एक यस मैम। कंसेप्ट का तुम्हारे माइंड में बिठाना है मुझे। आगे चलो, यहाँ पे देखो क्या है, अभी हम उल्टा चल रहे हैं। OH- का मतलब क्या है, बेसिकली तुम बेसिक कंडीशन बढ़ा रहे हो, और तुम्हें पता है बेसिक कंडीशन का मतलब क्या होता है। अब बेस है, बेस को क्या चाहिए, बेस को क्या चाहिए, एसिडिक प्रोटॉन चाहिए। याद है, एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, तो एसिडिक प्रोटॉन ये रहा बेटा, ये रहा, फटाक से लेगा इसको, क्या बना देगा, CO-। फिर और ज्यादा बेसिक कंडीशन बढ़ा दो, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये यही वाला H लेगा, अमोनिया वाला, अमोनियम आयन वाला, तो ये बना देगा। समझे? एक बार देख लो, खुद से देखो तो ज्यादा सही से समझ में आएगा क्या किया मैंने, है ना। तो बेसिकली ये वाली अनायनिक फॉर्म है जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, और जो आपका राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है बच्चे, वो कैसी फॉर्म है, कैटायनिक फॉर्म है ना। तो हम किसके लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड पे हम कैसे गए, हाई पीएच से लो पीएच पे गए, है ना। हाई पीएच का मतलब यहाँ पे बेसिक कंडीशन ज्यादा है, और यहाँ लो पीएच का मतलब H+ की कंसेंट्रेशन ज्यादा, और बीच वाला क्या है, इंटरमीडिएट है। हाँ, बेसिक से एसिडिक जा रहे हो ना बेटा, यहाँ देखो ना, एसिडिक पे नहीं जा रहे क्या, इस साइड बेसिक कंडीशन बढ़ रही है और इस साइड एसिडिक कंडीशन, ठीक है। तो हाई पिच से हाई पीएच कह रहे, देखना, हाई पीएच से लो पिच की तरफ, पीएच की तरफ जा रहे हो, और बीच वाला तुम्हारा इंटरमीडिएट है ना। चलो आगे चलो जल्दी। उसके बाद है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब कहोगे मैम ये क्या होता है, फिर कह रही हूँ बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, आया हुआ है CBSE में भी क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा है कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। अभी देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है बच्चे, ये बेसिकली पीएच ही होता है, PI से डिनोट करते हैं इसको। तो देखो ना क्या लिखा हुआ है, PI इज डिफाइंड एज pH एट विच नेट चार्ज इज 0। कहने का क्या मतलब है, देखो ना, सोच के देखो, अगर मान लो मैं तुम्हें कोई सॉल्यूशन दे दूं, है ना, सॉल्यूशन में कुछ रेजिन पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, सपोज किसी का भी सॉल्यूशन है, और मैं सॉल्यूशन में ना तुम्हें डाल दूं, कैथोड और एनोड डाल दूं, और ये सॉल्यूशन डाल दूं ये वाला, तो तुम मुझे बताओगे क्या कि अगर मैं ये एनायनिक फॉर्म डालूंगी तो ये किस तरफ माइग्रेट करेगा, एनोड की साइड माइग्रेट करेगा, कैथोड की साइड माइग्रेट करेगा, बताओ। एनोड की साइड माइग्रेट करेगा, क्योंकि एनोड पे हम जनरली क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, बताओ ना, थोड़ा रिस्पॉन्स करो, यस मैम। है ना। और जबकि अगर मैं केटाइनिक की बात करूं तो केटाइनिक वाला कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, है ना, ये पढ़ते हैं ना। मैं उसकी बात नहीं करी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो हम उल्टा पढ़ते हैं जनरली। होता क्या है,
इलेक्ट्रोलिटिक सेल जैसी कंडीशन होती है, ठीक है। तो अभी पीआई क्या है, पीआई बच्चे वो पीएच है जिसपे नेट माइग्रेशन जो होता है चार्ज का वो 0 होता है, यानी कि जो ज्विटर आयन है, देखो ना यहाँ पे प्लस और माइनस है, दोनों है ना। अब ये दोनों हैं तो भैया चार्ज बैलेंस करें, ये तो ना तो कैथोड की तरफ भागेंगे या ना एनोड की तरफ भागेंगे, मतलब ज्विटर आयन के केस में जो नेट माइग्रेशन चार्ज है वो क्या है, 0 है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। पहले तो ये बताओ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, समझ में आया, बताओ। जिसपे नेट चार्ज का होगा, जिसपे बेसिकली आपके जो आयंस हैं, जिसपे जो आपके चार्जेस हैं, जो आपके आयंस हैं, कैटायन अनायन, वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। अभी पेपर में आता है कि कैसे कैलकुलेट करना है आइसो इलेक्ट्रिक के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। देखो सबसे पहले मैंने किसका एग्जांपल लिखा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब समझते हो क्या, जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस होगा। तो देखो ना, आपको पेपर में क्या दिया जाएगा बेटा, आपको पेपर में दिया जाएगा ना pKa1 और pKa2 की वैल्यू दी जाएगी। pKa1 वही है जो आप उसमें पढ़ते थे, क्या नाम है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे ना, pK इज इक्वल टू माइनस log K, वही है। तो आपको ना ये पेपर में दी जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पीआई में क्या करना है, अगर आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए बोलता है एग्जामिनर, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चे, दोनों की वैल्यू का एवरेज ले लो, खत्म कहानी। pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई 2, खत्म। आगे चलो, एसिडिक अमीनो एसिड का मतलब क्या है, जहां पे एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे, देखो ना, याद है ना, 1 2 ये रे, है ना। तो इसकी भी आपको पीके वैल्यू दे रखी होगी, है ना। तो पीआई कैसे निकालोगे एसिडिक अमीनो एसिड में, देखो एसिडिक है ना, तो आपको एसिडिक वाले की पीके वैल्यू ऐड करके उसका एवरेज लेना है। तो क्या करोगे, pK1 प्लस pKa2 बाई 2, खत्म। ऐसे बेसिक में देखो, बेसिक में क्या होगा, NH वाले ग्रुप ज्यादा होंगे, तो इसका पीआई कैसे निकालोगे, दोनों वाले को ऐड करना है, pK2 प्लस pK3 बाई 2, खत्म। इजी था, फिर से बताऊं, बताओ। नो मैम। ठीक है, ये आपको ना क्वेश्चन में हेल्प करेगा। मान लो अगर सपोज आपके पास ना अलग अलग अमाइनो एसिड्स दे दे, है ना, आपको अलग अलग अमाइनो एसिड्स दे दे और आपको बोलेंगे कि ना इसका ऑर्डर लगा दो अकॉर्डिंग टू आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है, एसिडिक का अप्रोक्स 3 आता है, न्यूट्रल का 5.5 से 6.3 के बीच में आता है, और बेसिक का आता है 9 से ऊपर पहुंच जाता है, 9 से 10 के बीच में आता है। क्या बोला मैंने, वही जैसे हम कहते हैं ना न्यूट्रल की पीएच 7 होती है, वैसा ही तो है ये बिल्कुल। एसिडिक की अप्रोक्स 3 आती है, न्यूट्रल की 5.5 से 6.3 आता है, बेसिक का आता है 9 से 10। अब आप कैसा भी क्वेश्चन कर लोगे, आपको अलग अलग अमीनो एसिड दे देंगे 4-5, आपको कहेंगे भाई बता दो बेसिक, न्यूट्रल और एसिडिक के उसमें लगा दो, ठीक है। और कैसे करना है, आपको ऑर्डर में लगा देना है। अरे इतना ही आएगा भाई, इतना ही आएगा, तभी तो ये टेबल बना के दी ना मैंने, नहीं तो क्यों बना के दी मैंने। एसिडिक में कभी भी नहीं पहुंचेगा 3 से ऊपर, देख लेना निकाल के बेशक, ठीक है। तो आपको चाहे कोई भी अमाइनो एसिड दे दे, आप उसका पीआई के अकॉर्डिंग बता सकते हो सकता है आपको पीआई की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे दे, तो आप क्या बता सकते हो, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक बता सकते हो। अगर 3 के आसपास है तो वो एसिडिक अमीनो एसिड होगा, न्यूट्रल है तो 5.5 6.3 के बीच में होगा, और बेसिक है तो 9 to 10 होगा। बताओ ना, क्लियर हुआ क्या। हाँ जी, 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 4 मतलब, हाँ अगर 4 आता है ना किसी का, तो आप इसमें इंक्लूड कर देना, क्या नाम है, एसिडिक में। अगर 4 आता है तो आप एसिडिक में इंक्लूड कर देना। नहीं नहीं, ये पीआई है बेटा, थोड़ा तो अलग होने दो इसको पीएच से, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ये। हाँ जी, ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके ना क्वेश्चन में हेल्प करेगा, इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। अगर ये टेबल भी ध्यान रखते हो ना तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, आज रात को बैठ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलो आ जाओ जल्दी, खत्म अमाइनो एसिड, जल्दी आओ, अभी बिल्कुल खत्म हो गया, 10 मिनट का रह गया, जल्दी आओ, अभी कुछ नहीं करना, अभी तुम बायो वाले हो, रट्टा मारना है, फुल ऑन रट्टा। चलो आ जाओ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, जल्दी देखो, इसको फटाक से पढ़ते हैं। You have already read, पढ़ो पढ़ो मेरे साथ, you have already read that proteins are the polymers of alpha amino acid। जहां पे भी लगे मैम दिक्कत हो रही है वहां पे रोक देना। Proteins are the polymer of amino acids and they are connected to each other by peptide bond। यहाँ पे आ गया पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। अरे नहीं, सच में तारीफ है, मेरे से ज्यादा आता है बेटा तुम लोगों को ये वाला पोर्शन, सच्ची बता रही हूँ, तभी कह रही हूँ रटने वाला है।
बायो वाले तो समझ लेंगे, मैथ्स वाले रट्टा मारेंगे। आगे चलो। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन COH एंड NH2 ग्रुप। ध्यान से सुनना, है ना। द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रोसीड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द कार्बोक्सिल। क्या बोल दिया इसने, ये देखो ना, ये एक अमाइनो एसिड है, देख लिया। इधर देखो, मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है ना। ये क्या है, ग्लाइसिन है, और ये क्या है, एलेनिन है। जब आपने दोनों अमाइनो एसिड को कंबाइन किया तो ध्यान रखना, लेफ्ट वाले देखो, इधर देखो ध्यान से, ये है, यहां से निकलता है पानी, यहां से निकलता है पानी, और ध्यान रखना जो लेफ्ट लिखा होगा वहां से OH निकलता है बच्चे और जो राइट वाला है वहां से क्या निकलता है, H निकलता है। तो देखो ना, देख पा रहे हो क्या, यहां से निकल गया और क्या बन गया, CONH बन गया। और ये CONH क्या है तुम्हारी बेटा, पेप्टाइड लिंकेज है। ध्यान रखना, ये अमाइड लिंकेज नहीं है, पेप्टाइड लिंकेज है। कहीं पता चले अमाइड लिंकेज बोला हो इसको, है ना। अमाइड लिंकेज तब बोलते हैं जब अमाइड होता। अब पेप्टाइड लिंकेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट साइड हमारे पास अमाइनो एसिड होना चाहिए, इसलिए इसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट इतना? तो यानी कि ध्यान से देखो, इससे क्वेश्चन भी बनना तुम्हारा स्टार्ट हो गया। देखो, दिस रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड CONH, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। इसको क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं बच्चा, डाइपेप्टाइड। क्यों डाइपेप्टाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो अमाइनो एसिड यूज हुए हैं, ठीक है। अगर 3 अमाइनो एसिड यूज होते तो उसको बोलते ट्राइपेप्टाइड, है ना, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 अमाइनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ग्लाइसिन, ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलो, इफ ए थर्ड अमाइनो एसिड कंबाइन टू डाइपेप्टाइड, उसको बोलते हैं हम ट्राइपेप्टाइड, है ना। ट्राइपेप्टाइड में कितने होंगे बच्चा, 3 अमाइनो एसिड। ध्यान रखना, डाइपेप्टाइड में अमीनो एसिड तो 2 हैं, लेकिन पेप्टाइड लिंकेज कितनी है, जल्दी बताओ। मैम 2। पेप्टाइड लिंकेज हम एक बेटा, देखो ना, 2 अमाइनो एसिड, पेप्टाइड लिंकेज तो यही है ना, क्या नाम है, इशिका, मैम ठीक है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, डाइपेप्टाइड मतलब 2 अमाइनो एसिड, पेप्टाइड लिंकेज मतलब 1, ठीक है। ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 अमाइनो एसिड, 2 पेप्टाइड लिंकेज। टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 अमाइनो एसिड, 3 पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। और पेंटा मतलब क्या बताओगे, पेंटापेप्टाइड मतलब कितने अमाइनो एसिड, जल्दी बताओ। 5 अमीनो एसिड। और पेप्टाइड लिंकेज 4। 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारा नीट का। ए पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमाइनो एसिड, मतलब पॉलीपेप्टाइड बेसिकली क्या होता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा उसका मास होता है। लेकिन कुछ पॉलीपेप्टाइड ऐसे हैं जिनमें ये चीज जो है एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पल क्या है बच्चे, इंसुलिन। ध्यान रखना, इंसुलिन आपका पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन भैया इसमें सिर्फ 51 अमाइनो एसिड्स है। नहीं तो पॉलीपेप्टाइड में कितने हैं, 1000 से ज्यादा जो है अमाइनो एसिड होते हैं। लेकिन एक ये एकलौता ऐसा केस है इंसुलिन जो कि पॉलीपेप्टाइड है लेकिन 51 अमाइनो एसिड है। ये आपका क्वेश्चन है जेई का और एनसीईआरटी का, सॉरी जेई का और नीट का, और आपका सीबीएसई का भी है, और सीयूईटी का तो चलेगा, सब में आता है ये वाला। अच्छा, अब एक बात मुझे सोच के बताओ, बायो में भी है। हाँ जी, क्या बोलो बेटा। मैम ये इंसुलिन वाला क्वेश्चन बायो में भी है, मैच्योर इंसुलिन। अच्छा, चलो, मेरे को तो नहीं आती बेटा, चलो सही है। इंसुलिन ये तुम पढ़ते हो बायो में, तो बहुत डिटेल में जाते हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 2 अमाइनो एसिड को कंबाइन कर रही हूँ तो उसमें से कितने पानी के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, जल्दी बताओ। एक। 3 कर रही हूँ तो कितने निकलेंगे, 1.5 है 1.5 या 2? 2 4 अमीनो एसिड्स हैं तो 3 अगर n अमीनो एसिड है तो -1। ये है तुम्हारा क्वेश्चन सीयूईटी के लिए। रेडी हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नीट में भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखना कितने क्वेश्चन बना दिए एक छोटे से पैराग्राफ में से। ये देखो, तुम्हारे लिए मैंने अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेके आई हूँ, देखो ना, जो मैंने अभी बताया वही है, देख लो एक बार, समझ में आ गया क्या। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, डाइपेप्टाइड है, 2 अमाइनो एसिड, 1 पेप्टाइड लिंकेज। ट्राई जो अभी बताया बिल्कुल वही है, देख लो एक बार, समझ में आ गया, नहीं तो दोबारा समझा, बताओ।
पानी की प्यास लग रही है, मैं पानी पी लेती हूँ। तुम लोग भी पी लिया करो पानी बीच बीच में। आगे समझ चलूं? यस मैम। यस मैम आ गया। अंकुश, जानवी कहाँ हो? यस मैम। अच्छा मेरे को लगा सो गए। चलो तो मैम जानवी सोती है क्लास में, उससे पूछना। ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, देखो ना इसमें कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। एनसीईआरटी खोलो, आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट लगाओ, ये सारी चीजें रट डालो। पता है यहीं से क्वेश्चन बन के आता है। आप इवन जब वो देखोगे ना PYQs आपको दिख जाएगा। तो मैंने क्या किया ना, सो डेट आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ कैसे कैसे चीजें हैं। ठीक है, तो देखो ना प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया उनके मॉलिक्यूलर शेप में। ये क्या फाइब्रस प्रोटीन, जो अपना हेयर है ये क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है, बिल्कुल थिन है ना, थिन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैलर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जबकि ग्लोबुलर क्या होता है, इसको तोड़ मड़ोड़ दो, इसको घुमा दो, कॉम्प्लिकेटेड कर दो, वो क्या बन जाएगा आपका ग्लोबुलर प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो एग्जांपल क्या है तुम्हारे फाइब्रस के, ये तुम्हारे हेयर, ये क्या फाइब्रस प्रोटीन है ना। हेयर में क्या होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन होता है। मायोसिन किस में होता है, मसल में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। ग्लोबुलर में क्या होता है बच्चे, स्फेरिकल शेप होता है, सोलुबल होता है वाटर में। अरे हंस क्यों रहे हो, इंसुलिन और एल्बुमिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी आपका क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी क्या है तुम्हारा ग्लोबुलर में आता है। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल मिले तो कर लेना, वैसे यही है। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया यहाँ पे फाइब्रस और ग्लोबुलर में, है ना। फाइब्रस क्या है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इनसॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल कैराटीन, किस में होता है, आपके नेल्स में भी होता है ना, नेल्स में भी होता है क्या, हेयर में भी होता है। मायोसिन मसल्स में होता है। अगर उसको जो फाइब्रस प्रोटीन है उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दो, वो ग्लोबुलर बन जाएगा, है ना। स्फेरिकल शेप, सोलुबल इन वाटर। ये तुम मुझे भी बताते रहना बीच बीच में कि और क्या क्या होता है इनमें, ना मुझे भी बायो आ जाएगी थोड़ी। एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन है, एल्बुमिन है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सारे के सारे तुम्हारे ग्लोबुलर। अच्छा हाँ, वो तो पता है मुझे, मिल्क में होता है वो। उसके बाद आओ प्रोटीन्स क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर और शेप पे बच्चे 4 टाइप के स्ट्रक्चर है। प्राइमरी देखते जाओ, इसको बस देखना है और कुछ नहीं करना। जो मेन सीखने वाला था वो खत्म हो चुका है, अब सिर्फ थोड़ा रट्टा मारने का है। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, है ना। सेकेंडरी को अल्फा और बीटा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शेड 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा है, अभी तक हमने क्या किया, फाइब्रस, ग्लोबुलर। अभी हमने क्या किया, 4 पार्ट में जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, है ना। तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो प्राइमरी प्रोटीन्स क्या होते हैं, जल्दी आओ इधर, एनसीईआरटी की फिर मैंने यहाँ पे स्निप लगा रखी है। प्रोटीन में है, तुम्हें कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही ना इसको देखने में, प्रोटीन में, ठीक है। प्रोटीन्स में हैव 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। तुम्हें पता है प्रोटीन्स में तो एक से ज्यादा ही होगी पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पॉलीमर है ना। ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन हैज अमीनो एसिड। हमें पता है हर पेप्टाइड, हर प्रोटीन में अमीनो एसिड होगा, जो एक दूसरे से क्या होगा, लिंक होगा इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, एंड it is this sequence of amino acid that is said to be primary structure of the protein. Any change in this primary structure, that is sequence of amino acid, creates a different protein. क्या बोल दिया इसने, कुछ नहीं है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं बिल्कुल एक सीक्वेंस में लगे होते हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। ये सीरीन है, ये थ्रियोनिन है, ये प्रोलीन है, ग्लाइसिन, अच्छे मजे से दिख रहा होगा आपको, कलरफुल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इनकी सीक्वेंस में चेंज कर दो, थोड़ा सा भी आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज कर दो, तो आपको सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी देखने को मिलता है। क्लियर हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, आ गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या कहता है बच्चा, the secondary structure of protein refer to the shape in which a long polypeptide chain can exist. They are found to exist in 2 types. अभी मैंने बोला ना, एक तो अल्फा में और एक बीटा में, है ना। These structure arises due to, देखो आपने क्या किया, प्राइमरी वाले को फोल्ड कर दिया, आपका क्या मतलब, कुछ नहीं करना। प्राइमरी को फोल्ड करोगे सेकेंडरी बन जाएगा, उसको और फोल्ड करोगे वो टर्शरी, उसको बिल्कुल ही कचड़ पचड़ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी। ठीक है, तो दी स्ट्रक्चर अराइजेस, देखो कैसे बनते हैं ये। दी स्ट्रक्चर अराइजेस ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
किसके बीच में होती है, इसको करो लर्न, किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, CO और NH के बीच में होती है। देखो ना इस तरह से, देख पा रहे हो सारे, मैं एक काम करती हूँ, कर्सर Yes, लेके ma'am. इधर देखो, CO और NH के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस तरह से हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये अल्फा हेलिक्स है बेसिकली, ठीक है। तो चाहे अल्फा हेलिक्स हो चाहे बीटा प्लेटेड शीट हो, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो देखो मैं एक बार फटाफट से रीड कर देती हूँ। अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू right-handed screw helix with the NH group of each amino acid residue and hydrogen bonding to the CO of an adjacent turn of the helix, ठीक है। बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है कि एक मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा जाता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसे रिजेंबल करता है, प्लेटेड फोल्ड्स ऑफ ड्रेपरी एंड देयरफॉर इज नोन एज बीटा प्लेटेड शीट। साड़ी को ड्रेप करते हो, देखा है कभी, कर्टेन्स को ड्रेप करते हो क्या, ऐसे करके वो प्लेटें सी बन जाती हैं, किया है क्या कभी किसी ने? चलो साड़ी वाला तो लड़कों ने नहीं किया होगा, लेकिन कर्टेन्स का तो किया होगा ना। देखो इस तरह से, देखो इस तरह से। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ध्यान से देखो फर्क है, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अल्फा हेलिक्स में क्या था, सेम में ही इंट्रा था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड था। यहाँ पे क्या इंटर, इंटर का मतलब दो अलग अलग डिफरेंट, देखो ना, दो अलग अलग अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो ये कैसा है तुम्हारा, बीटा प्लेटेड शीट है। क्लियर हो गया? डाउट किसी को तो बोलो, डाउट है तो बोलो। ये करना, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी यही चीजें हैं। हाँ बोलो। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है, कॉम्प्लिकेट कर दो और घुमा दो, सेकेंडरी को घुमा दो भाई, ठीक है। इट रिप्रेजेंट फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये आपको दो मेजर शेप बोलता है। जो हमने फाइब्रस और ग्लोबुलर किया है ना, दो ये वाला, इधर देखो एक बार दोबारा कहाँ गया, जो हमने ये फाइब्रस और ग्लोबुलर किया है ना, एक्चुअल में ये किसका है बच्चे, तुम्हारा टर्शरी स्ट्रक्चर है ना। टर्शरी स्ट्रक्चर के ही दो पार्ट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इट गिव्स टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप, है ना, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। स्टेबिलिटी इनकी भी ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, वंडरवॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर एक बात सुनो, आपके अगर सपोज मेरे ही बाल कर लिए हैं थोड़े, ठीक है, मैं कहीं जाती हूँ तो मैं स्ट्रेटनिंग करती हूँ, है ना, तो आपने कभी सोचा है स्ट्रेटनिंग करने में, मतलब स्ट्रेटनर में ऐसा क्या होता है कि हमारे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं? जल्दी बताओ, क्या आपने कभी सोचा है स्ट्रेटनर करने से बाल एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं? जल्दी बताओ क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो हेयर में होता है, क्या होता है, अभी हमने कहा ना, दो फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो बेसिकली हमारे जो हेयर में होते हैं वो डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, ठीक है। तो अगर जैसे आप उसको हीट दोगे, क्योंकि स्ट्रेटनर में भी क्या है, आप हीट ही तो प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो उससे क्या होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज ब्रेक हो जाती है ना। और वो ब्रेक होने के बाद हमारे एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन जब आप उसको वॉश करते हो दोबारा, तो फिर वो वैसे के वैसे हो जाते हैं, ठीक है, बोन्स ब्रेकिंग हो जाती है, ठीक है। चलो ये तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज हो गई है तुम्हारी। आगे चलो, इसको और घुमा दो, टर्शरी को और घुमा दो, क्या बन गया, क्वाटनरी बन गया। और क्वाटनरी का एग्जांपल क्या होता है, हीमोग्लोबिन, है ना, जिसमें 4 हीम की यूनिट होती है। पढ़ा होगा बायो में, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड करता है, किसको लेके जाता है, लंग्स को क्या करता है, Oxygen वो लंग्स को, सॉरी, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, lungs में कार्बन पहुंचाता है, डाइऑक्साइड। ऐसा ना, यस मैम, हाँ, ऑक्सीजन कैरी करता है ना। यस फिर मैम। वो तुम्हारा वो मायोग्लोबिन में वो स्टोर होता है, ऐसा कुछ होता है ना, ऑक्सीजन हाँ, स्टोरेज वगैरह, है ना। चलो ठीक है। उसके बाद ये एनसीईआरटी की है, देख लो ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसको थोड़ा घुमाओगे सेकेंडरी, उसको और घुमाओगे टर्शरी, बिल्कुल घुमा दोगे तो क्वाटनरी, ठीक है। उसी को ही अलग डायग्राम में दिखा रखा है इन्होंने, देखो ये तुम्हारा है क्वाटनरी वाला हीमोग्लोबिन, ठीक है। 4 हीम यूनिट होती है इसमें, ठीक है। हाँ बिल्कुल ही गचड़ पचड़, ठीक है ना, क्लियर हो गया। एक ये डीनेचुरेशन का है, देखो ना इधर, डीनेचुरेशन का क्या है, इसको आप पढ़ सकते हो बच्चे। डीनेचुरेशन में क्या होता है, अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर या आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हो, या पीएच में चेंज करते हो, या कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो, या आप टेम्परेचर
की हेल्प से उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को, उनकी डाइसल्फाइड लिंकेज को ब्रेक करवाते हो, तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। जैसे टर्शरी में कुछ चेंज करवाओगे तो सेकेंडरी में हो जाएगा, सेकेंडरी में कुछ चेंज करवाओगे तो वो प्राइमरी में हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो रिमेन्स इंटेक्ट रहता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर will remain intact। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे कि डीनेचरेशन मतलब क्या होता है। डीनेचरेशन में मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वाली चीज को सिंपल बनाना। ठीक है, तो प्राइमरी तो ऑलरेडी सिंपल है, तो वो क्या करेगा, है ना। तो ध्यान रखना, जब ये कुछ नहीं करना, टेम्परेचर चेंज कराओगे तो टूट जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो अपनी क्या करेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी लूज कर देगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। आपकी बुक में ना 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं। एक तो कोएगुलेशन ऑफ एग, क्योंकि जब आपके पास, जो आप बाजार से एग खरीद कर लाते हो, तब तक तो आपको क्या दिखता है, उसके अंदर जो येलो वाला है बेसिकली, है ना। लेकिन जब आप उसको बॉईल करते हो तो वो एकदम से क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, देखते हो ना, बिल्कुल वो येलो अपनी बेसिकली शेप ले लेता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली डीनेचरेशन होता है, वो एग येलो कलर का, है ना। ठीक है, तो ये कोएगुलेशन वाला हो गया, और आपको कडलिंग ऑफ मिल्क हो गया, दही का जमना हो गया, और ये क्या बोलते हैं, विच इज कोज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द प्रेजेंट इन मिल्क। बस इसको क्या करना है, ये पेपर में नहीं आता, बस ये ध्यान रखना, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटेक्ट रहता है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। किसमें चेंज आता है, सेकेंडरी में, टर्शरी में, क्वाटरनरी, है ना। कैसे चेंज आता है, आप टेम्परेचर बदल रहे हो, आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पीएच में चेंज करवाने की वजह से उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, है ना, जिसकी वजह से अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है। ठीक है, चलो ये देखो, ये क्वेश्चन है, आपको देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार देख लो, खत्म हो चुका है अमाइनो एसिड्स। देखो देखो ना कैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड, बता दोगे। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन पेप्टाइड, ये आपको आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, प्रोलिन, हाँ इनके ना सिंबल कर लेना, पता चले, पता ही ना हो कि एजी है क्या, है ना। आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन और प्रोलिन का आपको बेसिकली पेप्टाइड बना के दे रखा है, आपको बताना है कायरल कार्बन एटम कितने होते हैं। ठीक है, ओके, ये देखो सारे आप कर लोगे। ठीक है, जो नहीं आएगा पूछ लेना। अच्छा बच्चे, एक चीज ना और यहाँ पे लिख लेना, जो आपका अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके लिए ना 3 टेस्ट होते हैं, जो बेसिकली जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट करते थे, मोलिस टेस्ट करते थे, राइट। इनको, इनके डिटेक्शन के लिए कौन सा करते हैं, लिख लो। देखो याद ही करना पड़ेगा, पेपर में आया हुआ है, याद रहेगा तो 4 नंबर मिल जाएंगे, नहीं याद रहा तो कटवा के आ जाना। एक तो होता है बायरेट टेस्ट, एक होता है, एक और मुझे स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, BIURET, एक होता है ज़ैंथोप्रोइटिक टेस्ट, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। एक होता है निनहाइड्रिन टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट, पर्पल कलर का, वॉलेट पर्पल का कॉम्प्लेक्स मिलता है आपको। ये आया हुआ है 4 बार पेपर में, जेई में आया हुआ है 4 बार। ठीक है, तो प्लीज कर लेना, याद रहेगा तो 4 नंबर मिल जाएंगे, नहीं रहेगा तो कटवा देना, फिर क्या कर सकते हो। ठीक है, याद रहेगा। हाँ जी सामिया, बच्चा आज इतनी लेट। मैम मैं भूल गई थी। ठीक है, अच्छा भूल गए थे। 7:45 के आसपास करी थी शायद मैंने, 8:45 के आसपास। चलो, जो क्वेश्चन आपको इनमें नए लगे ना वो मुझे बता देना, मैं वो सॉल्व कर दूंगी। लेकिन आपके पास 2 दिन का टाइम है, आज और कल, सॉरी कल और परसों का। मुझे जितने भी डाउट है इससे रिलेटेड, या तो ग्रुप में करना मैसेज, नहीं तो पर्सनली कर देना। वैसे ग्रुप में कर देना, हो सकता है बाकी बच्चे तुम्हारा आंसर कर दें। ठीक है, तो उसमें कर देना ग्रुप में। ओके, और क्या करना है तुम्हें, बस तुम्हें कार्बोहाइड्रेट के, एक सेकेंड,